हेलो फ्रेंड्स, रीट का एग्जाम 26 अक्टूबर 2021 को हो चुका है। तो इस एग्जाम में जो बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और आप वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैं आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, जिसमें आज जो जितने भी आंसर मैं बताऊँगा आपको 100% ठीक होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैंने पहला पार्ट सेक्शन ये उठाया, इसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ के बारे में आप 30 क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बात करेंगे और मैं आपको 100% ऑथेंटिक आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये जो कथन है वो किस सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है, ये आपसे पूछा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास का सिद्धांत। यानी ये सिद्धांत ही कहता है कि जो बच्चों का विकास होता है वो रेगुलर चलता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, कभी रुकता नहीं है। हाँ, जो इसकी स्पीड है वो कभी हो सकता है थोड़ी सी धीमी हो जाए, कभी बढ़ जाती है, कभी धीमी ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है। ये जो आपकी जन्म के समय से प्रारंभ हो जाता है और जब तक कि आपकी लाइफ रहती है तब तक चलता है। तो एक कथन कहा गया है कि जो आपका विकास है वो कब कहाँ चलता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। आई होप का वो क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा कि जो जीन पियाजे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने कुल 4 विकास की अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी के जनक हैं, यानी जो आनुवांशिकी के जनक कौन हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन बताए थे सिगमंड फ्रायड ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी। आपको पता होगा बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है, IQ बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, इसमें जब आप मान रखेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 120 होगी। ठीक है, निकल के देख लेना आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है, यानी कि जो अल्बर्ट बंडूरा ने सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है? इसका नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने क्या सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? जो रेमंड कैटल हैं इन्होंने कितने व्यक्तित्व कारक बताए हैं? इन्होंने बताए हैं 16। इनकी संख्या है 16, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो मैस्लो ने अपना पदानुक्रम का सिद्धांत, हायरार्की का सिद्धांत जो दिया है उसमें इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो जिसका देखिए आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आत्मसिद्धि भी है, देह का आवश्यकता जो कि सबसे पहले इन्होंने शुरुआत में इसलिए स्टेज में इसी को रखा है। ठीक, और जो आत्मसिद्धि होती सबसे अंतिम अवस्था होती है और स्नेह एवं संबद्धता ये भी है, लेकिन मैस्लो ने व्यक्तिवाद एवं समूहवाद की बात इसमें नहीं की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति में एक समय में 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। अगर एक व्यक्ति में एक ही समय में 2 विपरीत इच्छाएं पाई जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, मान लीजिए किसी पक्ष को लेकर व्यक्ति के मन में दबाव है और वो कुछ और चाहता है, लेकिन उसके मन जो ख्याल है वो कुछ और कहता है। तो ऐसी टाइम पे व्यक्ति में क्या हो जाता है, व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? यानी कि जो अनुसंधान है वो स्टीफन कोरे से कौन सा संबंधित है, ये इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर है आपका आधारभूत संरचना। ठीक है, और अगला है व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान। तो देखो इसका जो सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च। क्या है? एक्शन रिसर्च। व्यक्तित्व भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? यानी कि कौन सा कारक नहीं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करता है? तो देखिए, आनुवंशिकता बिल्कुल करती है, जन्मजात स्वभाव ये भी करता है, शारीरिक स्वभाव ये भी करता है। जो नहीं करता है वो है अभिभावक बालक संबंध, यानी कि माता पिता और बच्चे का सह संबंध कैसा ये नहीं निर्धारित करता है कि उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता होगी या नहीं। बाकी 3 ऑप्शन आपके करते हैं, तो नहीं पूछा था इसलिए ये सही है। अगला प्रश्न। डाउन संलक्षण का
कारण है, यानी जो डाउन सिंड्रोम होता है उसको थोड़ा सा घुमा कर लैंग्वेज चेंज कर ली है और चीज़ें सारी वही हैं, बस नाम चेंज आ गया क्योंकि रीड का पेपर है, ठीक है। बस अपना जो आपके टेट के परीक्षा जितने भी होते हैं, टीचिंग एग्जाम होते हैं, उनमें थोड़ा चीज़ें सारी वही रहती हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। तो जिसका सही उत्तर आपको सबको पता होगा, त्रिगुणसूत्रता 21, यानी क्या हो जाता है, इसमें माता के 21वें गुणसूत्र के अलग हो जाने से डाउन सिंड्रोम की क्या है, देखो यहाँ पर इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे डाउन सिंड्रोम इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है। डाउन सिंड्रोम क्या है, ये माता के 21वें गुणसूत्र के अलग हो जाने से इसमें क्या हो जाता है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बन जाता है और इस टर्म में क्या हो जाता है 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये एक विकार होता है जिससे बच्चे का क्या होता है, विकास बाधित होता है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। विश्वसनीयता की अवधारणा से तात्पर्य है, यानी कि क्या मतलब विश्वसनीयता आप कैसे मानेंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, गणना की समरूपता। यानी जो आपने गणना की है वो बार बार, ऐसा तो नहीं कि वेरी कर रहा है, जो आपने 3-4 बार अगर किसी डाटा को बार बार चेक कर रहे हैं, समरूपता में समान आ रहा है तो ठीक है, तो उसे विश्वसनीय माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा ड्रॉ अ मैन। क्या है ये, ड्रॉ अ मैन प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बहुबुद्धि का किसने किया था, देखिए आपको पता होगा इसमें कि जीन पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, आपसे बहुबुद्धि का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हार्वर्ड गार्टनर ने, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई थी, ये आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें हार्वर्ड गार्टनर बिल्कुल सही आंसर है इसका। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है, सीटेट का कई बार पूछा जाने, सीधे सीधा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, सीटेट में लाखों बार आ चुका है वाला क्वेश्चन। ये जो होता है उपचारात्मक इनके लिए जरूरी होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो धीमे से सीखेंगे उन्हीं के लिए तो होगा, जो बिल्कुल सीख रहे हैं। अब मान लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है, तेजी से सीखने वाले, इनके लिए क्या जरूरत है, जो धीमे सीखते हैं, स्पीड कम होती है, उनके लिए सही माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, जो शिक्षण की खेलकूद विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि और विकास का सिद्धांत। वृद्धि और विकास, यानी वृद्धि भी करनी है बच्चे का विकास भी होगा, तो खेलकूद विधि होती है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इनके वृद्धि और विकास में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो एनसीएफ 2005 का गठन हुआ था, ठीक है, वो एनसीईआरटी करती है, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे एनसीएफ के, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में इसके एनसीएफ 2005 का गठन किया गया था। अब अभी तक क्या है, आपके 4 एनसीएफ आ चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 6 से 14 वर्ष के लिए। एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा, और जो 6 से 18 तक के दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए 6 से 18 है, और सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, प्यास भी लगती है आपको, भूख भी है, नींद की भी आपको ज़रूरत है, जो नहीं है आपका दैहिक पूछा है आपसे, ठीक है, दैहिक पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उपलब्धि। ये दैहिक नहीं सामाजिक है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का प्रमुख उद्देश्य है सीटेट। देखिए मैं आपको क्या बता चुका हूँ यहाँ से, ये सीटेट में करोड़ों बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना। एनसीएफ ये साफ साफ कहता है कि आपको बच्चे को क्या है, रामानुजम या कोई भी गणितज्ञ नहीं बनाना, आपको केवल उसके गणित मैथ का मैथमेटाइजेशन कर देना उसके माइंड का, जिससे क्या होगा बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में छोटे मोटे काम कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये पूछा है इसमें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था ये आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये दंड और क्या है, पारितोषिक के माध्यम से नहीं सीखता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, ये पूछा है। यानी कि बाल्यावस्था जो कि आपकी 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए, इसका पूर्व अनुभव बच्चे में थोड़े बहुत अनुभव जरूर होते हैं, प्रतिबिंब भी कर लेता है, और थोड़ी बहुत कल्पनाशीलता भी पर्याप्त मन के विचारों में खोया रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तर्क। कौन सा सही हो जाएगा, तर्क। तर्क नहीं होता है। विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित
किया जाता है? किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है, ये पूछा इसमें। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है, उपलब्धि। क्या हो जाएगा? उपलब्धि को परिकल्पित नहीं किया जाता है, यानी किया जाता है। किसको किया जाता पूछा है? किया जाता है, तो उपलब्धि को परिकल्पित किया जाता है। अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो इंग्लिश में एक बार नज़र मार लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विकास की किस अवस्था में व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? देखिए ये जो अवस्था आंसर है, आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो अवस्था है ना, किशोर अवस्था, ये बहुत ही क्रिटिकल एज होती है। यहाँ इस सबसे ज़्यादा अध्ययन इस पर स्टैनली हॉल ने किया था, ठीक है। स्टैनली हॉल ने और 1904 में किताब लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। उसमें किशोरावस्था में बहुत खुलकर इन्होंने बात कही थी और इन्होंने बताया था यहाँ पर बच्चा का बहुत ही ज़्यादा दबाव, इन्होंने डेफिनेशन में दी है कि जो किशोरावस्था है प्रबल दबाव, तनाव एवं क्या है, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चे व्यावसायिक, बच्चे की चाहते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे इनकम होगी हमारी, क्या फ्यूचर होगा, इन सब के बारे में बच्चे ज़्यादा सोचता है। इसलिए किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा समायोजन का सामना करना पड़ता है। चलिए, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? देखिए इसमें पूछा है कि मनोवैज्ञानिक है वो, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापन शैली। यानी जो आपकी टीचिंग स्टाइल है वो कैसी है, आप किस तरह से पढ़ा पा रहे हैं, बच्चा जो चाह रहा है, बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्तर है, उसके अनुकूल आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना बच्चे को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मनोवैज्ञानिक आधार है वो अध्यापन शैली पर ही निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होना चाहिए। तो प्राइमरी का पूछा था आपका, आपने कई बार सीटेट में भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 30:1, 30:1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, यानी कि जो मिडिल टर्म एग्जाम होते हैं वो किसका एग्जाम्पल हैं? तो इसका जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक मूल्यांकन, क्रिएटिव असेसमेंट का ये एग्जाम्पल होते हैं मिडिल टर्म एग्जाम जो लिए जाते हैं। देखते हैं बच्चे कितना रचनात्मक हुआ, क्या क्या सीख पा, कितना सीखा बच्चे ने, इसलिए लिया जाता है। कौन सा रोग वंशानुगत है? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा रोग वंशानुगत है ये पूछा है, यानी कि हेरिडिटीज के कौन सा रोग प्राप्त होता है, यह हो जाएगा फिनाइटिकीटोनूरिया। फिनाइकिटोनूरिया ये क्या है? ये वंशानुगत होता है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसे हेरिडिटी के माध्यम से भी जाना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निष्पादन परीक्षण पूछा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण, ठीक है। मैंने आपके 30 के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और आपका 30 में से क्या स्कोर रहा है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस PDF की जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जो हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।